नमस्कार दोस्तों, लकी नर्सिंग अकेडमी में आज आपका फिर दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, व्हाट इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन ए चाइल्ड डायग्नोज्ड विद एक्यूट एपिग्लोटिस। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का पेशेंट है, तो उसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी। यानी कि एक क्वेश्चन ने पूछा है दोस्तों कि एक पेशेंट है जिसको एक्यूट एपिग्लोटाइटिस की बीमारी डायग्नोज हुई है, और उस बीमारी में आप नर्सिंग प्रायोरिटी क्या दोगे पेशेंट को। एक्यूट का मतलब कि अभी तुरंत वाली जो एक्यूट ग्लोटाइटिस की बीमारी हुई है दोस्तों, उसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या बनेगी दोस्तों। जब भी किसी पेशेंट को दोस्तों एपिग्लोटाइटिस की डायग्नोज होता है दोस्तों, तो उस पेशेंट को हमेशा एक तो दोस्तों एग्जामिनर पूछता है कि पोजीशन कौन सी देते हैं। उसमें पोजीशन दोस्तों सेमी फ्लावर्स पोजीशन देते हैं, और अगर प्रायोरिटी पूछ ले तो प्रायोरिटी दिए गए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हैव ए ट्रैकोस्टमी सेट एट द बेड साइड। यानी कि जिस पेशेंट को एपिग्लोटाइटिस की बीमारी हुई है, उस पेशेंट के साइड में बेड साइड पर ट्रैकोस्टमी सेट जरूर रखना है दोस्तों। ये नर्सिंग प्रायोरिटी बनती है, बाकी काम डॉक्टर साहब का होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड द नर्स प्रोवाइड टू पेशेंट आफ्टर द सब टोटल थायराइडोक्टोमी। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि एक पेशेंट है जिसकी सब टोटल थायराइडोक्टोमी की सर्जरी हुई है दोस्तों। सब टोटल का मतलब दोस्तों एक तो होता है टोटल थायराइडोक्टोमी, एक होता है दोस्तों सब टोटल। टोटल का मतलब कि पूरा थायराइड निकाल देना, सब टोटल का मतलब कि आधा थायराइड निकाल देना, यानी आधा थायराइड का पार्ट निकाल देना। और सब टोटल थायराइडोक्टोमी सर्जरी करने के बाद उस पेशेंट को आप कौन सी पोजीशन दोगे, ये एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर। तो जब भी किसी पेशेंट के दोस्तों थायराइड की सर्जरी होती है, उस कंडीशन में आप पेशेंट को ना तो सिम्स पोजीशन दोगे, ना सुपाइन दोगे, ना रिकमेंड दोगे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेमी फ्लोर्स पोजीशन आप उस पेशेंट को दोगे दोस्तों। और थायराइड की सर्जरी के बाद अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी क्या रहेगी दोस्तों, अगर प्रायोरिटी की बात, यहाँ पोजीशन की बात थी सेमी फ्लोर्स पोजीशन, और अगर प्रायोरिटी पूछ लेता है तो बेस्ट प्रायोरिटी होगी दोस्तों कि हमें एयरवे को प्रोटेक्ट रखना है, एयरवे को प्रायोरिटी देनी है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइंस दैट द प्लेसेंटा हैज डिटैच्ड। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जब भी किसी पेशेंट की प्लेसेंटा डिटैच्ड हो जाती है, उस कंडीशन में हमें कौन सा साइन देखने को मिलता है दोस्तों। प्लेसेंटा डिटैच का मतलब होता है दोस्तों कि जब प्लेसेंटा, वैसे तो यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा चिपकी हुई होती है दोस्तों, प्लेसेंटा चिपकी हुई होती है। जब प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देती है उसको हम डिटैच्ड बोलते हैं। कि जब पेशेंट के अंदर जब प्रेगनेंसी के अंदर, जब मदर के अंदर प्लेसेंटा जब डिटैच्ड होती है, यानी कि वो अपनी जगह छोड़ देती है, उस कंडीशन में हमें कौन से साइन देखने को मिलेंगे, ये एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों। एक तो दोस्तों लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड, यूट्रस बिकम मोर ग्लोबुलर, सडन गुश ऑफ ब्लड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर दोस्तों अगर प्लेसेंटा डिटैच्ड की बात की जाए तो उसमें ये तीनों साइन देखने को मिलते हैं। लेंथिंग ऑफ द कॉर्ड भी देखने को मिलेगा दोस्तों, यूट्रस बिकम मोर ग्लोबुलर भी देखने को मिलेगा, सडन गस ऑफ ब्लड भी देखने को मिलेगा, और इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड टू चाइल्ड विद नेफ्रेटिक सिंड्रोम। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि जब भी किसी पेशेंट की नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे की सर्जरी होती है दोस्तों,
सॉरी सॉरी दोस्तों, जब भी कोई क्वेश्चन ने पूछा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चे को कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं दोस्तों, यानी अगर कोई भी पेशेंट है उसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी हमारे जो नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में कोई गड़बड़ी देखने को मिलती है तो उस पेशेंट को हम कोर्टिकोस्टेरॉइड क्यों देते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया। दोस्तों क्या होता है कि नेफ्रॉन खराब होने का कारण क्या होता है, नेफ्रॉन जब भी खराब होते हैं दोस्तों तो खराब होने के बाद पेशेंट के अंदर हमें हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है, यानी कि जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब आते हैं पेशेंट के अंदर तो उस पेशेंट के हम जब टेस्ट करवाते हैं तो उस पेशेंट के अंदर हमें हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोएल्बुमिनिया देखने को मिलेगा और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। और अब अगर हम उस पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, हम उस पेशेंट को स्टेरॉइड देते हैं दोस्तों, तो वो प्रोटीन यूरिया को सपोर्ट करेगा, यानी प्रोटीन यूरिया को बाहर नहीं निकलने देगा दोस्तों। और जब पेशेंट के अंदर हाइपोएल्बुमिनिया देखने को मिलता है और हाइपोएल्बुमिनिया अगर पेशेंट को देखने को मिलेगा तो उस पेशेंट के अंदर आपको एडिमा भी देखने को मिलेगा। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट में हाइपोएल्बुमिनिया के कारण क्या देखने को मिल सकता है, तो ऑप्शन में दोस्तों एडिमा मिलेगा, एडिमा इज द राइट आंसर। और यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों टू डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया को डिक्रीज होने से बचाता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने, विच इमोशनल रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मरीज है जिसका हार्ट फेल हो चुका है, उसमें आपको कौन सा इमोशनल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी अगर कोई भी पेशेंट है दोस्तों अगर उसमें हार्ट फेल देखने को मिलता है तो उस पेशेंट के अंदर दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको क्या देखने को मिलेगा, एंगर देखने को मिलेगा यानी पेशेंट के अंदर गुस्सा, दूसरा है दोस्तों यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, और डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब बॉडी में तनाव देखने को, या एंजाइटी, या पेशेंट में एंजाइटी देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी किसी पेशेंट के अंदर दोस्तों हार्ट फेलियर होता है तो उस पेशेंट में हमेशा हमें डिप्रेशन ही देखने को मिलता है, यानी बॉडी में तनाव देखने को मिलेगा। एंगर उसको उस कंडीशन में पेशेंट को कोई गुस्से का तो काम बनता नहीं दोस्तों। यूफोरिया का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी, तो इस कंडीशन में कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती, और एंजाइटी भी बिल्कुल नहीं होती दोस्तों। इस कंडीशन में पेशेंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है, यानी बॉडी में तनाव देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, द थर्मो रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड एट। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेटरी पार्ट कहाँ पर पाया जाता है। थर्मो रेगुलेटर का मतलब होता है दोस्तों हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला पार्ट। हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला पार्ट हमारे शरीर के कौन से हिस्से में पाया जाता है, बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है, उस पार्ट का नाम बताओ दोस्तों। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, पिट्यूटरी या मेडुला। मेडुला को दोस्तों हम वाइटल ऑर्गन भी बोलते हैं दोस्तों, मेडुला को हम वाइटल ऑर्गन भी बोलते हैं अगर एग्जामिनर पूछ लेता है दोस्तों। और अगर हम थर्मो रेगुलेटर की बात करें दोस्तों, एक होता है हमारी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस, एक होता है थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस जो होता है दोस्तों वो प्रोडक्शन कराता है और वो पोस्टीरियर साइड देखने को मिलता है, और जो थर्मोलाइसिस होता है दोस्तों वो हमारे बॉडी के अंदर से हीट को ख़त्म करता है और ये एंटीरियर साइड देखने को मिलता है। और अगर थर्मोरेगुलेटर सेंटर की बात करते हैं तो वो दोस्तों होता है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोरेगुलेटर आपको देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर जो स्टोर होता है वो हाइपोथैलेमस के अंदर स्टोर होता है दोस्तों। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने, द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमोंग इन्फेंट्स आर। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि इन्फेंट्स यानी 1 साल से जो नीचे का बच्चा होता है दोस्तों उसको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। इन्फेंट्स के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन आपको क्या देखने को मिलेंगे दिए गए ऑप्शन के अनुसार।
इन्फेंट्स के अंदर जब भी सीवियर डिहाइड्रेशन की जब बात आती है दोस्तों, तो उस पेशेंट में हमेशा ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फोंटेनल्स एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर देखने को मिलती है। ड्राउजीनेस का मतलब आप दोस्तों आप समझते हैं, डिक्रीज स्किन ट्रिगर का मतलब भी समझते होंगे दोस्तों, लेकिन डिप्रेस्ड फोंटेनल्स का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया गया है, देखो एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन सी है, दोनों में ड्राउजीनेस है, दोनों में डिक्रीज स्किन ट्रिगर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक लिखा हुआ है बल्जिंग फोंटेनल्स, एक लिखा हुआ है डिप्रेस्ड फोंटेनल्स। और यहाँ पर डिप्रेस्ड फोंटेनल्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, फोंटेनल्स वैसे अगर काउंटिंग में पूछे एग्जामिनर तो वो 6 होते हैं, लेकिन हम फील हमेशा 2 ही कर पाते हैं दोस्तों, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। और एंटीरियर फोंटेनल दोस्तों डायमंड शेप का देखने को मिलता है, और पोस्टीरियर जो फोंटेनल होता है दोस्तों वो ट्राईमेंगुलर शेप देखने को मिलता है। और जो एंटीरियर होता है दोस्तों वो 12 से 18 मंथ्स पर क्लोज हो जाता है दोस्तों, यानी 12 से 18 मंथ पर वो क्लोज हो जाता है। और अगर पोस्टीरियर की बात करते हैं तो वो 6 से 8 वीक में क्लोज हो जाता है दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने और बताए जो फोंटेनल्स के बारे में आपको बताते हैं। अगर नंबरिंग में एग्जामिनर पूछ लेता है तो 6 होते हैं दोस्तों, और अगर वो पूछता है कि हम फिल कितने कर सकते हैं तो हम 2 ही फिल कर सकते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर डायमंड शेप में मिलेगा, पोस्टीरियर ट्राई एंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। एंटीरियर 12 से 18 मंथ में क्लोज हो जाता है, और पोस्टीरियर 6 से 8 वीक में क्लोज्ड हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर सीवियर डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, व्हाट आर द साइन ऑफ शोक। यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों शोक का साइन आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों कि शोक होता क्या है। शोक का मतलब होता है दोस्तों कि आपके हार्ट का बॉडी के टिश्यू को परफ्यूजन का कम हो जाना, यानी जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट में बॉडी के टिश्यू को परफ्यूजन कम हो जाता है। परफ्यूजन का मतलब हो जाता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और जिसके कम होने के कारण कम हो जाना, और ये कितने से कम हो जाता है दोस्तों, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम हो जाता है दोस्तों, तब जाकर शोक पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि अगर एग्जामिनर पूछ ले कि शोक की डेफिनेशन बताओ, तो आपकी हार्ट का बॉडी के टिश्यू को परफ्यूजन का कम हो जाना, और कितने से कम हो जाना, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम हो जाना। और दोस्तों अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन हम शोक वाले पेशेंट को देते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन हम शोक वाले पेशेंट को देते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि हेड डाउन और पैर को ऊपर करके रखना होता है दोस्तों। और अगर इसमें साइन की बात करते हैं तो इसमें साइन शोक वाले पेशेंट में आपको कोल्ड क्लैमी स्किन, अनकॉन्शियस एंड रैपिड पल्स रेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस। दोस्तों एग्जामिनर ने डीएनए वायरस के बारे में पूछा है, दिए गए ऑप्शन के अंदर डीएनए वायरस इसमें से कौन सा होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी, सी, ए या डी। एक होता है दोस्तों डीएनए वायरस, एक होता है एएनए वायरस। अगर हम एएनए वायरस की बात करते हैं तो सी, ए, डी ये तीनों दोस्तों आरएनए वायरस में काउंट होते हैं दोस्तों। अगर डीएनए है दोस्तों वो हेपेटाइटिस बी आपको डीएनए देखने को मिलता है, बाकी तीनों आपको आरएनए वायरस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ एग्जामिनर आपको दोस्तों कंफ्यूज कर सकता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा है कि डीएनए वायरस, तो डीएनए होगा हेपेटाइटिस बी, और एग्जामिनर यहाँ पर पूछ लेता है कि आरएनए वायरस, और उसमें आपको सिर्फ सी देता है, बाकी कोई और नहीं देता हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपके सामने फिर आरएनए लिखने के बाद ऑप्शन सी। और अगर तीनों दे रखा है और अगर एग्जामिनर यहाँ पर डीएनए पूछ रहा है तो तीनों नीचे वाले बी, सी और डी ये तीनों आरएनए वायरस में काउंट किए जाएंगे। और अगर हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो ये डीएनए वायरस में काउंट किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट।
दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है और उस पेशेंट की आपको माउथ केयर करवानी है, तो कौन सी पोजीशन आप पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे कि उस पेशेंट की माउथ केयर अच्छे तरीके से हो सके, यानी कि पेशेंट एस्पिरेट वगैरह ना करे जिससे पेशेंट की डेथ ना हो। तो कौन सी पोजीशन दोगे दोस्तों? यहाँ पर पोजीशन देंगे दोस्तों उस पेशेंट को जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट है और आईसीयू के अंदर पेशेंट एडमिट है और पेशेंट वेंटिलेटर पर लिया हुआ है दोस्तों। अगर उस पेशेंट की हम माउथ केयर कर रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा उस पेशेंट की माउथ केयर हम साइड लाइन पोजीशन देकर ही करते हैं दोस्तों। साइड में किडनी ट्रे वगैरह रख सकते हैं दोस्तों, ताकि जो हमारे जो बेड शीट है वो ख़राब ना हो दोस्तों। आईसीयू में जब भी हम काम करते हैं तो बहुत ही प्रायोरिटी के साथ काम करना होता है दोस्तों, कि सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से देखकर काम करना पड़ता है दोस्तों। और उसमें अगर हमेशा दोस्तों आईसीयू के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही काम करें दोस्तों। ये मेरी आपको एक पर्सनल राय है दोस्तों, कि जब भी आप आईसीयू के अंदर काम करते हैं तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर ही काम करना होता है। सेकंड प्रायोरिटी का दोस्तों आईसीयू में कोई फंडा नहीं होता दोस्तों। अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर काम करेंगे तो पेशेंट की जान हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। और अगर यहाँ पर माउथ केयर की बात करते हैं दोस्तों अनकॉन्शियस पेशेंट की, तो उसमें हम साइड लाइन पोजीशन देकर माउथ केयर कराएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थी क्लास नंबर 4 आपके सामने। कल हम क्लास नंबर 5 आपके सामने दोबारा से लेकर आएंगे। और हमारे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए दोस्तों और कमेंट किया जाए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप किसी भी मैटर के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं दोस्तों, तो उसके कमेंट में डालना दोस्तों, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ताकि जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।